नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे साथ एक बार फिर है सैयद आकिफ जैदी साहब, सीधे ईरान से। सैयद साहब, फिर से आपका एक बार स्वागत। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। आयतुल्लाह खामनेई साहब जो हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है, और यह है कि उन्होंने एटॉमिक जो हथियार है उसको एंटी इस्लामिक हमेशा कहा है इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और ये भी एक वजह बताई जाती है कि अब तक ईरान के पास एटॉमिक पावर नहीं है। एक बिल्कुल ये फैक्ट है कि ईरान के पास अगर एटॉमिक पावर होती तो शायद ये जंग वैसे नहीं होती जैसे हुई है। तीसरी बात यह है कि आपके विदेश मंत्री जो अरगाची हैं, ईरान के विदेश मंत्री, वो कई बार अब कह चुके हैं, कम से कम 2 बार कह चुके हैं कि फार्दो में काफी नुकसान हुआ है और उससे जो एटॉमिक उनकी पूरी प्लानिंग है वो काफी पीछे हो गई है। ये एक टैक्टिस भी हो सकती है इस बात के लिए, क्योंकि ग्रॉसी को जो आईएईए है उसको वो इजाजत नहीं देना चाहते। उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर आकर इंस्पेक्शन किया और कहा यह जाता है कि यहाँ की तमाम सारी इंफॉर्मेशंस को इजराइल के सुपुर्द किया है, वो एक वजह भी हो सकती है कि भाई सब टूटा फूटा है, तुम इंस्पेक्शन क्या करोगे। और हकीकत भी हो सकती है, वो यहाँ से जानना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, शायद किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, वो इतनी ज्यादा गोपनीय चीजें होती हैं। क्या ईरान अब सीरियसली एटॉमिक पावर बनने के बारे में सोचेगा, या फिर खामनेई साहब की जो बात है वो आड़े आएगी? जी, बहुत अहम सवाल है और कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं और हर कोई अपने-अपने तौर पर इसका जवाब भी दे रहा है। तो ये मुनासिब है कि हम भी इस पर कुछ कुछ गुफ्तगू करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं कानूनी ज़ाविये से गुफ्तगू करना चाहूँगा और वो ये है कि कानूनी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो ईरान के पास ये हक़ है कि वो परमाणु हथियार बनाए। उसका अलबत्ता कुछ मुकद्दमा है। वो इस वक़्त एनपीटी का एक सदस्य है, उसे इस्तीफ़ा देना होगा, उससे बाहर निकलना होगा और उसके बाद एक मुद्दत में ये काम कर सकता है, जो कानूनी तौर पर बिल्कुल मुनासिब और सही। वैज्ञानिक तौर पर, तकनीकी तौर पर क्या वो ये बना सकता है, कर सकता है? तकरीबन तमाम जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सबका मानना है, माहिरीन का मानना है कि ईरान में ये क्षमता है कि अगर वो चाहे, तो वो परमाणु हथियार बना सकता है और ये आज की बात नहीं है। बहुत ज़माने से उसके पास ये क्षमता पाई जाती है। तो ये तकनीकी ज़ाविये से बात हो गई। अखलाकी एतबार से अगर देखा जाए, नैतिक दृष्टिकोण से अगर हम गुफ्तगू करें, तो हम अभी इतने चंद दिनों में ख़ास तौर पर ये अभी जो जो झड़प ख़त्म हुई है, इसमें नैतिक एतबार से दुनिया में बड़ी तब्दीली आ गई है कि अब दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा और कई सारे एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि अब अगर ईरान बम बनाए, एटमी बम बनाए, तो कोई उँगली नहीं उठा सकता उस पर। क्योंकि ये साबित-शुदा बात है कि उसने नहीं बनाया, फिर भी एटमी ताकतों ने उसके असैनिक एटमी मराकज़ और केंद्र पर हमला किया। तो अब अगर वो बनाए, तो किसी को ये हक नहीं है कि वो कोई उँगली उठाए। तो यानी नैतिक एतबार से भी वो अपना ये हक रखता है और इसको मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि ऐसे देश के बारे में जिसके बारे में इतना प्रोपेगेंडा किया गया उसके एटम बम को लेकर, वहाँ दुनिया में उसके बारे में एक ऐसा माहौल कायम हो, एक ऐसी नज़र बने कि अगर ये बनाए तो अब कोई बात नहीं, कोई ये कुछ कह नहीं सकता। ये वाक़ई एक बड़ी तब्दीली है अंतर्राष्ट्रीय सतह पर। लेकिन इस सब के और इसके नतीजे में इन तमाम पॉइंट्स यानी तकनीकी जो ताकत है, कानूनी उसका हक है और अब जो नैतिक बरतरी भी उसको वाज़ेह तौर पर हासिल हो गई है। कई विश्लेषकों का ये कहना है कि ईरान बम बनाएगा। हिंदुस्तान के भी कई जो जय्यद किस्म के विश्लेषक हैं, मैं बस 1-2 का नाम ले लूँ मिसाल के तौर पर प्रवीण स्वामी साहब हैं या प्रेम शंकर झा साहब हैं वगैरह, इन सब का कहना है कि अब तो ईरान बनाएगा ही और अब कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है पांडे जी कि ईरान अब भी नहीं बनाएगा न्यूक्लियर हथियार, एटम बम। अब भी नहीं बनाएगा और शायद एक लंबे अरसे तक और शायद कभी भी ना बनाए और उसकी वजह है, ये सही है कि आयतुल्लाह खामेनी की ये नज़र है कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता और ये बहुत बड़ा कारण है और बहुत बड़ी रुकावट है इस राह में कि वो नहीं बनाएगा। लेकिन मैं इनकी इस नज़र पर सिर्फ़ इसको नक़ल नहीं करना चाहता कि क्योंकि वो मना कर रहे हैं इसलिए नहीं बनाएगा। मैं थोड़ा-सा विस्तार से बयान करना चाहता हूँ कि क्यों ईरान, क्यों उनकी ऐसी नज़र है? क्यों जो है नहीं बनाएगा इस सब के बावजूद?
यहाँ पर मैं आपके दर्शकों को एक कॉन्सेप्ट से वाकिफ करना चाहता हूं कि जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। एसिमेट्रिक यानी असामान्य किस्म की जंग, नामुतनासिब या नामुतकारिन किस्म की जंग। देखिए, सिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होती है, यानी इसका ऑपोजिट। दो ताकतें हैं, मान लीजिए कि वो जंग कर रही हैं। एक के पास मान लीजिए 100 हवाई जहाज़ें हैं, दूसरा वाला कहता है हमारे पास 150 होना चाहिए, फिर ये कहता है हमारे पास 200 होने चाहिए। और इसी तरह से हर कोई एक ही किस्म की ताकत हासिल करने की कोशिश करता है और दूसरे पर बर्तरी उसी ताकत के ज़रिए हासिल करने की कोशिश करता है। उसके पास जो है वो नौसेना में इतने जंगी जहाज़ और बेड़े हैं, हमारे पास इतने होने चाहिए, और आप समझ गए यानी ये क्या अंदाज़ है, ये सिमेट्रिक वॉरफेयर का अंदाज़ है। और दुनिया में ये काफ़ी शायद जो कोल्ड वॉर गुज़री, वो बुनियादी तौर पर हाँ, सिमेट्रिक बिल्कुल, वॉरफेयर बिल्कुल, की एक बहुत अच्छी मिसाल थी। लेकिन बिल्कुल। एक दूसरा अंदाज़ है जंग लड़ने का, मुकाबला करने का, और वो है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। एसिमेट्रिक वॉरफेयर कि जिसके अंदर क्या होता है कि जो 2 साइड्स हैं, 2 तरफ हैं, हर एक की ताकतें और कुव्वतें मुख्तलिफ हैं, अलग-अलग हैं, एक जैसी नहीं है। और वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि अगर सामने वाले के पास मान लीजिए 100 हवाई जहाज़ हैं, तो हमारे पास भी 100 होने चाहिए या 150 होने चाहिए। नहीं, बल्कि वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी असली ताकत और कुव्वत कहाँ है, उसे परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं। और फिर जब मुकाबले की बारी आती है, तो कोशिश हर तरफ ये कोशिश करती है कि उसकी जो ताकत है, जिस डिपार्टमेंट में, जिस शोबे में, जंग का रुख उस तरफ मोड़ा जाए। मैं अभी जो 12 रोज़ा जंग हुई है, इसी में मैं इसकी मिसाल देता हूँ। कई लोगों ने कहा कि ईरान की एयरफ़ोर्स बड़ी कमज़ोर है, और इसराइल के मुकाबले में ये बात सही है कि इसराइल और अमेरिका के मुकाबले में ईरान की एयरफ़ोर्स कमज़ोर है। लेकिन इसकी वजह खुद ईरान का एक फैसला है कि बजाय इसके कि वो एयरफोर्स जो उनकी स्ट्रांग पॉइंट है दुश्मन की, उस पे वो इन्वेस्ट करे, उसने मिसाइल फोर्स को तैयार किया। और मिसाइल फोर्स में अब दुनिया में हर एक के लिए ये स्पष्ट हो गया है कि ईरान अमेरिका से भी आगे निकल चुका है मिसाइल के मसले में। या उससे भी ज्यादा स्पष्ट उदाहरण, ईरान की ताकत इसमें पाई जाती है उसके उसकी आबादी की वजह से, उसका जो साइज़ है वो बड़ा है, उसका जो अपना कल्चर है और उसकी अपनी तहज़ीब है, उसकी बिना पर अगर जंग लंबी चलेगी तो ईरान के फ़ायदे में। और इसी तरह अमेरिका और इसराइल के लिए ये बहुत नुकसानदेह है कि जंग लंबी चढ़े। उनको बस 2-4 दिन में कोई नतीजा चाहिए होता है। तो इसीलिए ईरान ने पूरी कोशिश की और अब तक की है इस तरह से जंग को रोककर, बगैर किसी जंगबंदी और बगैर किसी मुआहदे के, कि मामला लंबा चले, क्योंकि जितना लंबा चलेगा ईरान, बल्कि इस खित्ते के रहने वाले जितने मूल निवासी हैं उनके फायदे में है। ये एक अच्छी मिसाल है। अब इसको मैं उससे आखिरी जुमलों में जोड़ता हूं जो परमाणु हथियार का सवाल है। जो बुनियादी तौर पर यहाँ पर मुकाबला चल रहा है, गर्चे सामने ये आया है एक सैनिक मुकाबले की शक्ल में, लेकिन हम और आप और आपके दर्शक ये जानते हैं, ये बुनियादी तौर पर सिद्धांत और आदर्श का और नैरेटिव का ये मुकाबला है। इसमें ईरान अगर अपने आप को एक परमाणु शक्ति में, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब बना देता है, परमाणु एक अपने आप को प्लेयर बना देता है, तो उसे जो नैतिक और अखलाकी बरतरी हासिल है, वो उसको गँवा देगा, वो उसको गँवा देगा। फिर वो उन्हीं देशों की तरह हो गया कि जो इस खतरनाक हथियार को बनाते हैं, बल्कि इस्तेमाल कर चुके हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका ने इसको बाकायदा इस्तेमाल भी किया है। तो फिर वो हो जाता है उन्हीं की तरह हो जाता है। और ये उसके लिए एक बड़ी शिकस्त है, और इसलिए यहाँ पर किसी ने कहा, किसी विश्लेषक ने कहा, और मैं उनसे सहमत हूँ। उन्हीं ने कहा कि अमेरिका जितना उस ईरान से खौफ खाता है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, उतना खौफ उस ईरान से नहीं खाता कि जिसके पास परमाणु हथियार अगर कल हो गए। इसलिए मेरा यह अंदाजा है कि ईरान इसी रास्ते पर कायम रहेगा और बगैर परमाणु हथियार बनाए हुए हत्ता सैनिक मैदान में भी कोशिश करेगा कि वो जीत हासिल करे।
ये आपने एक बिल्कुल नई इनसाइट दी और बिल्कुल सोचने पे ये मजबूर करती है। वहाँ के हालात को और वहाँ की पॉलिटिक्स को समझने के लिए एकदम एक अलग से दृष्टि देती है और बिल्कुल ये ठीक बात है कि जंग जितनी लंबी चलेगी ईरान के फ़ायदे के लिए होगी। इसको रशिया-यूक्रेन वार की तरह भी देख सकते हैं। जितनी लंबी जंग चलेगी यूक्रेन के लिए उतनी ही मुश्किल होगी। हिटलर ने भी सोचा था कि 2 महीने में रशिया को जीत के वो पलट जाएगा। लेकिन जितनी लंबी चली हिटलर के लिए उतना ही नुकसान हुआ और फाइनली सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं। आज के लिए इतना ही। सैयद साहब आपने फिर एक बार वक़्त दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे और लगातार गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि ये गुफ्तगू हमारे दर्शकों के लिए, आपके दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद इंशाअल्लाह साबित होगी।